नमस्कार दोस्तों, सिंपल एजुकेशन में स्वागत है आपका। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, यदि आप सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा और डीएसएसबी, केवीएस या एनवीएस जैसी टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट और दूसरी टेट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के पोर्शन के बारे में। इस श्रृंखला में यह चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियोस सोशल साइंस की बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो यदि दोस्तों आप सीटेट, दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा, केवीएस, डीएसएसबी या एनवीएस की टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए यह मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परंतु यदि आपको लगे कि वीडियो काम की नहीं है और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम सामाजिक विज्ञान की चौथी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सीटेट और दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, पिछली 3 वीडियो में हम लोग 78 सवालों का अध्ययन कर चुके हैं, 78, और आज उससे आगे की कहानी मैं शुरू कर रहा हूं। सवाल नंबर 79 या 79 है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। और विकल्प है ए चंद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कौटिल्य। दोस्तों, सवाल बेहद आसान है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि 3 नाम तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य का साथ प्राप्त हुआ था। बाद में कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, वह चंद्रगुप्त मौर्य है। लगभग 305 ईसा पूर्व में, या आज से करीब हम बोल सकते हैं कि 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य को डैश से सहयोग प्राप्त हुआ था, और हमें बताना है कि इस खाली स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा। और इसके विकल्प हैं ए अशोक, बी कौटिल्य, सी बिंदुसार या डी मैगस्थनीज। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में कौटिल्य का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो सही जवाब हुआ वह हुआ बी कौटिल्य। ये कहा जाता है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से पहले जो नंद वंश मगध में शासन कर रहा था उसका भी प्रधानमंत्री था, लेकिन वहां पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस वजह से उसने उस नंद वंश को विस्थापित करने का निश्चय किया, और ये गुण उसको कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई दिए। इसीलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एक मेधावी शासक के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। दोस्तों, कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है, एक कौटिल्य, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त। तो यदि दूसरी प्रकार से भी इस सवाल को पूछा जाता है किसी अन्य परीक्षा में तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वह है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किस विदेशी द्वारा की गई थी। और इसके विकल्प हैं ए ह्वेनसांग, बी फाहियान, सी मैगस्थनीज या डी इत्सिंग। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है सी मैगस्थनीज। मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्योंकि जब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, और जो संधि की गई थी उस संधि के मुताबिक एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और सेल्यूकस निकेटर जब तक उसके दरबार में रहा, उसने जो कुछ देखा, सुना, बातचीत के जरिए जाना, उन सबको उसने अपनी एक किताब इंडिका में लिपिबद्ध किया। आज ये पुस्तक दोस्तों उपलब्ध नहीं है, परंतु दूसरी पुस्तकों में इस पुस्तक का विवरण मिलता है, इसलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ सी मैगस्थनीज। चलिए दोस्तों, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ये कि मैगस्थनीज किस शासक की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
और इसके विकल्प हैं ए सिकंदर, बी सेल्यूकस, सी ऑगस्टस या डी नेपोलियन। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी सेल्यूकस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार के परिणाम स्वरूप जो संधि हुई थी, उसके अंतर्गत एक दार्शनिक को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर्स की ओर से। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ बी सेल्यूकस। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल महत्वपूर्ण है और सवाल यह है कि नजराना किस प्रकार करों से अलग था। ए यानी इसमें जो पहला विकल्प है वह है ए आवश्यक भुगतान था जबकि नजराना अनिवार्य भुगतान था। बी कर सभी पर लागू होता था जबकि नजराना नहीं। सी कर नकद या वस्तु के रूप में वसूला जाता था जबकि नजराना अनेक रूपों में। और इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, ए एक, बी एक और दो दोनों, सी सिर्फ दो या डी एक दो तीन। दोस्तों इस सवाल में जो जवाब है डी वह सही है, क्योंकि नजराना एक ऐसा शुल्क होता था जो राजा के द्वारा वसूला जाता था अपनी प्रजा से, परंतु यह अनिवार्य रूप से नहीं वसूला जाता था, यह वैकल्पिक रूप से वसूला जाता था और यह नकद नहीं होता था। कर हमेशा नकद या वस्तु के रूप में लिया जाता था, जबकि जो नजराना था वो अनेक रूपों में वसूल किया जाता था, जैसे मीठे फल, चंदन की लकड़ी, शहद, अनेक रूपों में इसको वसूल किया जा सकता था। तो इसका जो जवाब है दोस्तों वह है डी। इसके अंतर्गत ये तीनों जवाब जो है वो शामिल हैं। चलिए दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के डैश वर्ष में लड़ा गया था, और इसका जो विकल्प है वह है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें या डी 10वें। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी 8वें वर्ष। सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का जो युद्ध था वो लड़ा गया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है बी 8वें वर्ष। दोस्तों अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सवाल यह है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख डैश तथा डैश लिपि में मिलते हैं। हमें बताना है कि इन दो खाली स्थानों में कौन से दो शब्द आएंगे, ए प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि, बी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, सी अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि या डी ग्रीक भाषा अरामाइक लिपि। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हमें मिलते हैं उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि देवनागरी है। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल जन सामान्य या साधारण लोग करते थे और अशोक अपने अभिलेखों के माध्यम से आम जनता को परिचित कराना चाहता था इस बात से कि उनका शासक क्या सोचता है। तो इसीलिए उसके जो अभिलेख थे वो लोगों की अपनी भाषा में लिखे गए थे ताकि लोग उसे पढ़ सके और पढ़कर समझ सके और जान सके कि उनका राजा उनसे क्या उम्मीद रखता है, क्या अपेक्षा रखता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल है कि अशोक द्वारा जनता को धर्म की शिक्षा देने के लिए नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया जो जगह जगह जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे, वो कौन थे, ए राजुक, बी धम्म महामात, सी सेनापति या डी गूढ़ पुरुष। दोस्तों इसका जो जवाब है वह है बी धम्म महामात। दोस्तों अशोक के प्रशासन के अंतर्गत ये सारे के सारे लोग अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन धम्म महामात नाम के अधिकारियों को उसने विशेष रूप से धर्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ नहीं सकते थे, अशिक्षित थे। इसीलिए अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि वे जनता के बीच जाकर उनकी अपनी भाषा में उनको धम्म के बारे में बता सके। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है बी धम्म महामात। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो ना सिर्फ सीटेट या यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है बल्कि केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। सवाल यह है कि रोमन साम्राज्य में किसे काला सोना माना जाता था, ए कोयला, बी पेट्रोल, सी काली मिर्च या डी रेशम। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी काली मिर्च। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं और विशेष रूप से मसालों का व्यापार किया जाता था। दक्षिण भारत में उत्पादित होने वाली काली मिर्च रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से प्राप्त करने की होड़ थी और ये इतनी ज़्यादा लाभदायक थी कि रोमन साम्राज्य में इसको काला सोना के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी काली मिर्च। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। संगम साहित्य में उल्लिखित मुवेंदार शब्द का क्या अर्थ है।
दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और विकल्प है ए किसान, बी जमींदार, सी तीन मुखिया या डी तीन सागर। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है सी तीन मुखिया। संगम साहित्य में चोल, चेर, पांडे ये तीन शासक परिवार थे जिनके लिए मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इन तीनों के सहयोग से ही संगम साहित्य की रचना की गई थी। संगम मुख्य रूप से तमिल कवियों का एक सम्मेलन हुआ करता था जिसमें इन तीनों राज्यों के जो बड़े बड़े कवि होते थे वो भाग लेते थे और अक्सर बड़ी बड़ी रचनाएं साहित्य की रचना करते थे। इस प्रकार जो मूवेंदार है वह उसका अर्थ हुआ तीन मुखिया। दोस्तों अगला सवाल है कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ या डी मलयालम। अभी 1 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है कि संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था, तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है ए तमिल। ये चारों ही भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और इसमें जो तमिल भाषा थी उसमें संगम साहित्य की रचना की गई थी। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह हुआ ए तमिल। दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि मूवेंदार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं था, और इसके विकल्प हैं ए चोल, बी चेर, सी पांडे, डी पल्लव। इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह हुआ डी पल्लव, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो तमिल प्रदेश उसमें संगम साहित्य की जो रचना की गई वो चोल, चेर, पांडे नाम के तीन राजवंशों के द्वारा की जाती थी, क्योंकि ये तमिल कवियों का सम्मेलन होता था। इनको तीन राजवंशों ने संरक्षण दिया था और वो चोल, चेर, पांडे थे, पल्लव इसमें शामिल नहीं था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ डी पल्लव। दोस्तों इसके बाद अगला जो सवाल है वह भी महत्वपूर्ण है, और सवाल यह है कि तमिल क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द वेलाल का क्या अर्थ था? ए छोटे किसान, बी बड़े किसान, बड़े भूस्वामी, सी साधारण किसान या डी बंधुआ मजदूर। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी बड़े भूस्वामी। संगम साहित्य में या तमिल प्रदेश में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेलाल कहा जाता था, जो खुद खेती न करके दूसरे लोगों से खेती करवाते थे, दास या दूसरे बंधुआ मजदूरों से, जिनको कडेसियर कहा जाता था, कडेसियर या अधीमई उनको कहा जाता था, उनसे ये अपने खेतों पर, जमीन पर कृषि कार्य करवाते थे। दोस्तों सवाल नंबर 92 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है सवाल में, परीक्षाओं में। सवाल यह है कि ग्राम भोजक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह पद वंशानुगत होता था, बी यह पद आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था, सी राजा ग्रामीण क्षेत्रों में कर वसूल करने का कार्य इन ग्राम भोजकों को ही सौंपते थे, और डी ये ग्राम भोजक पुलिस तथा न्यायाधीश का कार्य भी करते थे। और इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है या सही है। इसका ए है 1, बी 1 और 2, सी 1, 2, 3 या डी सभी। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है डी सभी। उत्तर भारत में गांव के जो मुखिया टाइप के लोग होते थे उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर ये होता था कि इस पद पर एक ही परिवार के सदस्यों का कब्जा होता था, एक के बाद एक परिवार के सदस्यों को यह पद मिलता था, अर्थात यह पद वंशानुगत होता था, और अक्सर गांव के सबसे बड़े जमींदार को इस पद के ऊपर नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा जो राजा होते थे जो अपना जीवन लोगों से कर वसूल करके चलाते थे, कर वसूल करने की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में राजा अक्सर इन ग्राम भोजकों को ही सौंपते थे। और इसके अलावा क्योंकि ये ताकतवर होते थे और राजा जो होता था वो राजधानी में होता था, इसीलिए ग्रामीण स्तर पर इन लोगों को न्यायाधीश और पुलिस के कार्य भी सौंप दिए जाते थे, अर्थात ग्रामीण स्तर पर न्यायिक कार्य करने की जिम्मेदारी भी इनको सौंप दी जाती थी। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वो हुआ डी सभी। दोस्तों अगला सवाल है कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू या डी कालचक्र। और इस सवाल का जो जवाब है वह है बी बौद्ध धर्म। जातक बौद्ध धर्म के साहित्य को कहा जाता है जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां दी गई हैं और इसमें अक्सर अनेक कहानियों का प्रयोग किया गया है साधारण भाषा में। चलिए दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। सवाल यह है कि भारत के इतिहास में किन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है? और इसके विकल्प हैं ए चोल, बी चेर, सी पांडे या डी सातवाहन। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब हुआ वो हुआ डी सातवाहन। सातवाहन शासक दक्षिण पश्चिम भारत में, या जिसको हम दक्कन कहते हैं, आधुनिक महाराष्ट्र, उनमें इनका शासन था और ये दक्कन की ओर जाने वाले रास्ते के स्वामी थे, इसीलिए इनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी और
वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी जैसे महत्वपूर्ण जो शासक थे वो सातवाहन वंश से संबंधित थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, और सवाल यह है कि उत्तर भारत में वाराणसी तथा दक्षिण भारत में मदुरै डॉट के उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। हमें बताना है कि इस खाली स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा, ए शराब के, बी शिल्प के, सी कपड़ों के या डी हीरे के। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी कपड़ों के। वाराणसी और मदुरै दोनों कपड़ों के उत्पादन के अच्छे केंद्र माने जाते थे और बड़ी मात्रा में यहाँ अच्छे कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ सी कपड़ों के। दोस्तों अगला सवाल यह है कि शिल्पकार अपने आप को जिस समूह में बांध लेते थे उन्हें क्या कहा जाता था, ए संघ, बी संगठन, सी समूह या डी ग्रह। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ ए संघ, जिसको इंग्लिश में गिल्ड कहा जाता था। जो शिल्पकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते थे, एक जैसे शिल्पकार या एक जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाले शिल्पकार अपने आप को एक संगठन में बांध देते थे। इस संगठन को शिल्प का संघ कहा जाता था और इस संघ का कार्य होता था अपने संघ को आगे बढ़ाने के लिए नवीन जो सदस्य होते थे उनको अपने कार्य का प्रशिक्षण देना। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह हुआ ए संघ। दोस्तों इसी कड़ी में अगला सवाल है कि व्यापारिक श्रेणियों के संबंध में क्या गलत है, ए ये व्यापार का संचालन करती थी, बी ये बैंकों का कार्य करती थी, सी ये अपने धन को लाभ के लिए निवेश करती थी या डी ये युद्धों को बढ़ावा देती थी। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ डी ये युद्धों को बढ़ावा देती थी। जिस प्रकार शिल्पियों के संघ होते थे उसी प्रकार से व्यापारियों के भी संघ होते थे और जो व्यापारी होते थे एक जैसी वस्तु का व्यापार करने वाले, उनका कार्य ये होता था कि वो अपने व्यापार को संचालन करते थे और अक्सर लोगों की जो धनराशि होती थी उसको जमा के रूप में स्वीकार करते थे, अर्थात बैंकों का कार्य करते थे। और जब उनके पास जमा इकट्ठी हो जाती थी तो उस पैसे को ये लोग व्यापार में निवेश के रूप में इस्तेमाल करते थे और इससे उन लोगों को जो फायदा होता था उसका एक हिस्सा ये उन्हें देते थे जो वो अपने व्यापार उनके श्रेणी में अपने धन को निवेश करते थे। लेकिन कभी भी ये लोग युद्ध जैसी गतिविधियों को संचालित नहीं करते थे और न ही इनको बढ़ावा देते थे, बल्कि इनका काम होता था कि राजा को से अपील करना कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए ताकि इनका व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहे। आपने रेशम मार्ग के बारे में जरूर सुना होगा। रेशम मार्ग में हर उस राजा ने संरक्षण प्रदान किया जो शांतिपूर्वक तरीके से व्यापारिक काफिलों को संरक्षण प्रदान कर सकता था। तो ये लोग कभी भी युद्धों को बढ़ावा नहीं देते थे। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह हुआ डी ये युद्धों को बढ़ावा देती थी। ये गलत है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यह है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा पत्तन था जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ए पुहार, बी भड़ौच, सी सोपार या डी अरिकामेडू। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है डी अरिकामेडू। रोमन साम्राज्य से व्यापार के संबंध में अरिकामेडू एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार संचालित किया जाता था। यहाँ रोमन साम्राज्य के एक फैक्ट्री भी बनी हुई मिली है और रोमन साम्राज्य में इस्तेमाल किए जाने वाले एरेटाइन जैसे बर्तन भी मिले हैं। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में प्रयुक्त किए जाने वाले जो मृद भांड थे उनका भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पता चला है। इससे ये पता चलता है कि अरिकामेडू दक्षिण भारत का वह बंदरगाह था जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों में बंधा हुआ था। इस दृष्टि से इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह हुआ डी अरिकामेडू। अगला सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, गौतम बुद्ध की जीवनी के लेखक जो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहता था कौन था वो, नाम हमें चुनना है उसका, ए बुद्ध घोष, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन या डी हुएनसांग। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी अश्वघोष। अश्वघोष एक बड़ा बौद्ध दार्शनिक था, कनिष्क के दरबार में रहता था और इसने कनिष्क के दरबार में रहते हुए गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरित। चलिए दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल यह है कि वह चीनी यात्री कौन था जिसे वापस जाते समय समुद्री तूफान ने घेर लिया और बौद्ध ग्रंथों को बचाने के लिए उसे अपना सामान समुद्र में फेंकना पड़ा, ए हुएनसांग, बी फाहियान, सी इत्सिंग या डी संयुगन। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी फाहियान। फाहियान चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और यह बौद्ध दार्शनिक था, तो इसीलिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतियां थी, ग्रंथ थे, उनको इकट्ठा करने के लिए आया था। जब ये इकट्ठा करके
समुद्री मार्ग से लौट रहा था तो कहा जाता है कि इसके जहाज को समुद्री तूफान ने घेर लिया और जो सारे व्यापारी थे जो अपने व्यापार के लिए सामान को इकट्ठा करके ले जा रहे थे उन सबको जहाज को हल्का करने के लिए अपना सामान समुद्र में फेंकना पड़ा, क्योंकि हल्के जहाज के डूबने की संभावना कम होती थी। इस दिशा में इसने जो खुद सामान इकट्ठे किए थे उसको भी उसने समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जिन बौद्ध पुस्तकों को यह इकट्ठा करके ले जा रहा था उनको इसने बचाए रखा। और जब ये वापस लौट गया अपने देश चीन में तो इसने अपनी सारी जिंदगी उन बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद करने में बिता दी, ट्रांसलेशन करने में। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है बी, फाहियान। दोस्तों अगला सवाल, वे लेख जिनमें आश्रित कवि या लेखक अपने शासकों की प्रशंसा करते थे डैश कहलाते थे। मतलब उन्हें क्या कहा जाता था? ए प्रशस्ति, बी अभिलेख, सी शिलालेख या डी अग्रहार। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए प्रशस्ति। किसी राजा के अधीन रहने वाले बड़े बड़े कवि और लेखक अक्सर अपने राजा की प्रशंसा में जिनकी रचना करते थे उन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त के संबंध में हरिसेन के ऊपर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति और पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई ऐहोल प्रशस्ति प्रशस्तियों के बड़े उदाहरण माने जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध है ए अशोक से, बी हर्ष से, सी अकबर से या डी बुद्ध से। और इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प बी, हर्ष। हर्ष का जो दरबारी कवि था बाण भट्ट, उसने हर्ष के संबंध में संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रयाग में जो अशोक का स्थान मिला है उस पर इस प्रशस्ति को उकेरा गया है। इस प्रकार इलाहाबाद प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति दोनों एक ही चीज है। दोस्तों अगला सवाल यह है कि ऐहोल प्रशस्ति का लेखक था कौन था, यह बताना है। ए बाण भट्ट, बी रवि कीर्ति, सी नागार्जुन या डी बुद्ध घोष। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी, रवि कीर्ति। ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो नर्मदा घाटी का युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। दोस्तों अगला सवाल है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था ए रवि कीर्ति, बी बाण भट्ट, सी कालिदास या डी अबुल फजल। अभी मैंने आपको बताया था कि बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के संबंध में इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वो हुआ बी, बाण भट्ट। बाण भट्ट ने अपने शासक हर्षवर्धन के संबंध में या उसके गुणों का गुणगान करने के लिए प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। अगला सवाल है दोस्तों कि गुप्त काल की इन विशेषताओं पर विचार करें। एक, प्रशासकीय पद आनुवंशिक होने लगे थे। बी, एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। सी, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इनमें से कौन से कथन सही है? ए एक, बी एक और दो दोनों, सी सिर्फ दो या डी सभी। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प डी, सभी। क्योंकि गुप्त काल में महत्वपूर्ण पदों को आनुवंशिक बना दिया गया था, जिसका मतलब यह था कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसी पद पर आसीन हो जाता था और एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पद दिए जा सकते थे। इसके अलावा अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि के टुकड़े दिए जाने लगे थे, जिसकी वजह से जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। क्योंकि जब केंद्रीय ताकत कमजोर होती थी तो ये शासक ज्यादा ताकत इस्तेमाल करके अपनी अलग सत्ता बना लेते थे और यही व्यवस्था एक दिन गुप्त वंश के पतन का कारण भी बनी। दोस्तों अगला सवाल है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक, टीला, बी गोल, सी इमारत या डी धर्म। और इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है ए, टीला। टीला एक अर्धवृत्तीय संरचना होती थी जिसमें बीच में एक डिब्बा रखा जाता था, जिसमें गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेषों को रखा जाता था, जिसकी वजह से वह स्थान पवित्र हो जाता था और इनको टीला कहा जाता था। अगला सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण है और सवाल यह है कि स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पर पथ पर जो रेलिंग लगाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? ए वेदिका, बी हर्मिका, सी ग्रिल या डी दीवार। और इस सवाल का जो जवाब है वह है ए वेदिका। क्योंकि स्तूपों में गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष रखे जाते थे, इस वजह से इन स्थानों का जो धार्मिक महत्व था बहुत ज्यादा बढ़ गया था और लोग अक्सर इनकी यात्रा करने के लिए आते थे। और क्योंकि ये अर्धवृत्तीय आकार के होते थे, अर्ध गोलाकार होते थे, इसी वजह से लोग अक्सर इनके चारों ओर प्रदक्षिणा करते थे, चक्कर लगाते थे,
जिस रास्ते पर इसके चारों ओर यात्रा करने के लिए जो रास्ता बनाया गया था उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। बाद में सुरक्षा के नजरिए से उस प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर ग्रिल लगा दी गई थी। उस ग्रिल को वेदिका कहा जाता था। इन वेदिकाओं को अक्सर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित या जातक कथाओं से संबंधित चित्रों के माध्यम से सजा दिया जाता था दोस्तों। तो इसका जो जवाब है वह है ए वेदिका। अगला सवाल दोस्तों, मंदिरों का वह भाग जहां देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी उसे कहा जाता था। ए गर्भगृह, बी मंडप, सी शिखर या डी तोरण। और इस सवाल का जो जवाब है वह है ए गर्भगृह, क्योंकि जिस समय उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों की रचना की जा रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। और इन मंदिरों में एक भाग ऐसा होता था जहां देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। इन हिस्सों को गर्भगृह कहा जाता था, अक्सर ये दिखाने के लिए कि यहाँ भगवान की मूर्ति रखी गई है, देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। मंदिर के ऊपर ऊंचाई तक बहुत निर्माण कर दिया जाता था, शंकुकार, जिसे शिखर कहा जाता था। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है ए गर्भगृह। दोस्तों अगला सवाल, एकाश्म या मोनोलिथ का अर्थ क्या होता है? ए एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया मंदिर, बी एक ही देवता को समर्पित मंदिर, सी एक ही राजा द्वारा बनवाया गया मंदिर या डी एक ही स्थान पर बनाया गया मंदिर। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया मंदिर। दक्षिण भारत में राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था और कई बार ऐसा होता था कि कुछ मंदिरों को एक ही चट्टान को काटकर बनाया जाता था। एक ही चट्टान को काटकर जो मंदिर बनाए जाते थे उनको मोनोलिथ या एकाश्म कहा जाता था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ ए एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया मंदिर। दोस्तों अगला सवाल कि शिलप्पदिकारम नामक ग्रंथ की रचना की निम्न में से किस विद्वान द्वारा की गई? ए इलांगो, बी अगस्त्य, सी सत्यनार या डी अप्पाल। और इस सवाल का जो जवाब है वह है ए इलांगो। इलांगो ने शिलप्पदिकारम नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यक्ति की व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था और उसकी पत्नी थी कन्नगी, लेकिन उसको माधवी नाम की किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता है और वह अपने घर को छोड़ देता है, माधवी के साथ रहने लगता है। इस कहानी इलांगो ने शिलप्पदिकारम में इस बात का वर्णन किया है। दोस्तों अगला सवाल है कि मणिमेखलाई ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए सत्यनार, बी इलांगो, सी अगस्त्य या डी अप्पाल। और इस सवाल का जो जवाब है वह है ए सत्यनार। दोस्तों सत्यनार द्वारा लिखी गई इस मणिमेखलाई नामक किताब में जो कोवलन की कहानी थी उसकी और माधवी की जो बेटी हुई थी उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है और इसका जो लेखक वह है सत्यनार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जिस समय दक्षिण भारत में तमिल साहित्य संगम की रचना की गई उस समय उत्तर भारत में जिन संस्कृत ग्रंथों की रचना की गई थी वे थे या वह था? क्या था वह साहित्य? उसके बारे में बताना है। ए वेद, बी पुराण, सी उपनिषद या डी ब्राह्मण। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी पुराण। पुराणों की रचना सरल संस्कृत में की गई थी और कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष जिनको वेद पढ़ने और सुनने की आज्ञा नहीं थी वे भी लोग पुराणों का अध्ययन कर सकते थे, क्योंकि इनको सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इसीलिए इनको आसानी से समझा जा सकता था। और मंदिरों के पुजारी, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो चुका था, मंदिरों के पुजारी इनका मंदिरों में उच्चारण किया करते थे और लोग सुनने के लिए इनको एकत्रित हो जाया करते थे मंदिर के मंडप में या अन्य स्थानों पर। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह हुआ बी पुराण। तो दोस्तों सीटेट और दूसरे टेट, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस की तैयारी के क्रम में सामाजिक विज्ञान की यह चौथी वीडियो थी। दोस्तों इस वीडियो सहित पिछली 3 वीडियो में हमने 6ठी कक्षा की हमारे अतीत यानी इतिहास की पूरी पुस्तक को कवर कर लिया है। दोस्तों आप इस सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उद्देश्यों के लिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को भी इन सामग्रियों की जरूरत है तो उसको भी आप इसे सामग्री शेयर कर दीजिएगा। ये ऐसी मुहिम है दोस्तों जिसके माध्यम से हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद।